अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू नॉलेज। आज मैं आपको CS 403 की फ़ाइनल टर्म की तैयारी के बारे में बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊंगी। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है डीनॉर्मलाइजेशन। यहाँ से डीनॉर्मलाइजेशन की आपने डेफिनेशन करनी है। जनरल सी डेफिनेशन है कि डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम मूव करते हैं हायर नॉर्मल फॉर्म से लोअर नॉर्मल फॉर्म की तरफ, और ये डेटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करती है, स्पीड अप करती है। और इसका वैलिड रीज़न क्या है डीनॉर्मलाइजेशन करने का, कि ये परफॉर्मेंस जो है उसको इन्हेंस करती है, डेटाबेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। यहाँ से आपने बस ये करना है। नेक्स्ट आ जाएं। हाँ, ये वाला आपने ये वाला नोट कर लिया। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आ जाएं। यहाँ से ये बस उन्होंने सिचुएशंस बताई हुई, ये एग्जांपल्स के तौर पे है कि डीनॉर्मलाइजेशन हम किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। ये आपने नहीं करना, इसको रहने दें। नेक्स्ट आ गया डी पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग में जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डीनॉर्मलाइजेशन क्या करती है, ये डिफरेंट रिलेशंस को मर्ज करके एक बना देती है, ठीक है। और जो पार्टीशनिंग है ये क्या करती है, ये टू डिफरेंट रिलेशंस हैं, तो यह क्या करेगी, डीनॉर्मलाइजेशन को मर्ज करके एक रिलेशन बना देगी। और जो पार्टीशनिंग है ये एक रिलेशन को स्प्लिट करके दो रिलेशंस में डिवाइड कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके एम्स हैं। डी पार्टीशनिंग क्या करती है, ये वर्कलोड को रिड्यूस करती है, वर्कलोड को बैलेंस भी करती है, और यूज़फुल वर्क जो है उसकी स्पीड को तेज़ करती है। नेक्स्ट इसकी पार्टीशनिंग की टू टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग और वर्टिकल पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग जो है वो रोज़ की बेस पे काम करती है। लार्जर टेबल जो है उनको स्प्लिट करती है, तोड़ती है स्मॉलर टेबल्स में, और स्मॉलर टेबल्स में डाटा जो है वो एक्सेस करना इजी होता है, ये आपको भी पता है। और यही उसकी एडवांटेज है कि लार्जर टेबल की बजाय स्मॉलर टेबल में डाटा एक्सेसिंग टाइम जो है वो कम होता है। अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें से बस आपने यही करना है। नेक्स्ट आ जाए रेंज पार्टीशनिंग पे। रेंज पार्टीशनिंग जो है ये किसी मखसूस एट्रीब्यूट पे रेंज जो है वो हम अप्लाई करते हैं। बस आप ये याद रख लें, और नीचे से एक दो लाइन है ये याद रख लें। रेंज पार्टीशनिंग जो है वो अनबैलेंस कर देती है पार्टीशनिंग को, और ओवरलोड कर देती है, ये बस याद रखें। नेक्स्ट हैश पार्टीशनिंग है। हैश पार्टीशनिंग जो है ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है। हैश पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, हैश पार्टीशनिंग का एक एल्गोरिथम होता है, वो हम अप्लाई करना होता है हैश पार्टीशनिंग में। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उस एल्गोरिथम को पहले से जानता होता है, उसको पता होता है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये चांसेस ऑफ अनबैलेंस को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट जो हम 20 लिस्ट पार्टीशनिंग जो है उसको रहने दें, 25 पार्टीशनिंग पे आ जाए। लिस्ट पार्टीशनिंग जब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्टिकल पार्टीशनिंग पे आ गई, लेक्चर नंबर 24। यहाँ से वर्टिकल पार्टीशनिंग की बेसिक जो डेफिनेशन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप रख लें कि इसमें क्या होता है। ये एट्रीब्यूट्स की बेस पे वर्क करती है, और इसमें हम क्या करते हैं कि नेचर ऑफ एक्सेसेस की बेस पे जो है ना कॉलम जो है उनको स्प्लिट करते हैं। ये नेक्स्ट आ गया क्लस्टरिंग फाइल्स। क्लस्टरिंग फाइल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये आप कर लें। क्लस्टरिंग फाइल जो है ये क्लस्टरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट टेबल से रिकॉर्ड लेके हम उसको किसी दूसरी जगह पे एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन में प्लेस कर देते हैं। ये
एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। कब? जब रिकॉर्ड्स एक दूसरे से क्लोज हों। नेक्स्ट में ये इसका एडवांटेज क्लस्टरिंग का ये है कि इजी टू एक्सेस, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना बहुत इजी होता है। इसमें बस आपने यही करना, अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट आ जाएं लेक्चर नंबर 25 पे। यहाँ पे 24 में ये डेफिनेशन है डेटाबेस डिज़ाइन। ये MCQs आ सकता है। डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लॉजिकल डाटा मॉडल को फिज़िकल डाटा मॉडल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। बस यही करना है। नेक्स्ट आ जाए लेक्चर नंबर 25 पे। यहाँ से थोड़ा सा है, ट्रांसफॉर्मिंग जो है ये कंसिस्ट करती है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप जो है ट्रांसफॉर्मिंग का वो ये है कि लॉजिकल डाटा मॉडल को हम फिज़िकल डाटा मॉडल में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो लॉजिकल टर्म्स होती हैं फिज़िकल टर्म्स को ऑब्जेक्ट्स में काट देते हैं, ठीक है। ये एक दो लाइन है, ये मैंने अंडरलाइन किया, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ों पे कंसिस्ट करती हैं? उसमें हम जो एंटिटीज़ होते हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, टेबल बना देते हैं हर एंटिटी का, एट्रीब्यूट को हम कॉलम बना देते हैं और जो डोमेन होती है उसको डाटा टाइप बना देते हैं। इसमें बस यही था। SQL जो है ये ANSI स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का आपको पता है, यहाँ से कर लें। ये एक लाइन याद रखेंगे, MCQs आ सकता है। नेक्स्ट इसका ये नीचे से है थोड़ा, हाँ ये नीचे है। SQL इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस। डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए SQL लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ANSI के मुताबिक ये जो SQL लैंग्वेज है ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे अपडेट डाटा, रिट्राइव डाटा, ये आप याद रखें। और नीचे से ये MCQs, ANSI का आपसे कुछ भी क्वेश्चन हो जाए आपने ANSI के बारे में ये जो डेफिनेशन है ये आपने बता देनी है। कुछ ना लिखने से कुछ ना कुछ लिखना बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का बन सकता है कि कौन से रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट हैं जो SQL लैंग्वेज यूज़ करती है, उनके नेम बताएं। तो ये शॉर्ट ओरेकल, सेबेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL, ये नेम जो है ये पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इसके हैं बेनिफिट्स ऑफ SQL। ये 2-3 बेनिफिट्स हैं, ये आपने करने हैं। एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी, लॉन्गिटिविटी, क्रॉस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर 25। लेक्चर 25 पे ये SQL फॉर्मेट के कुछ रूल्स हैं। उनसे पहले ये है SQL कमांड जो है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और एक है DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये MCQs में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये कर लें। और इसके रूल्स करने हैं, सारे रूल्स, ठीक है। जो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर को लोअर केस में लिखना है। रिजर्व वर्ड जो होते हैं सेलेक्ट इंसर्ट ऐसे उनको कैपिटल में लिखना है, ये देख लें। बाकी ये MCQs हैं, MCQs की तैयारी पास पेपर से करें। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 26। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे SQL की कितनी टाइप्स में SQL कमांड जो है उसको कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टाइप्स लिखें, SQL कमांड की टाइप्स लिखें या फिर उनके टाइप्स के नेम लिखें। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है DDL का थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट रख लें कि ये डाटाबेस के स्ट्रक्चर से डील करती है और सेट ऑफ रिलेशंस
के लिए सिर्फ डाटा सेट ऑफ रिलेशंस पे नहीं यूज़ होती, ठीक है। बस ये थोड़ा सा एक दो लाइन है, ये अंडरलाइन कर लें या बस थोड़ा सा आइडिया इसका कर लें कि क्या है ये। और DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ये MCQs भी आ सकता है। इसकी क्वांट की डेट है, ये भी याद रखना है, MCQs में पूछा जा सकता है। क्रिएट में आप ये याद रखें, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं, और ये इसका सिंटैक्स है क्रिएट कमांड का। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप नीचे ये एग्जांपल है क्रिएट टेबल की, ये आप कर लें। यहाँ पे एयरपोर्ट नेम का एक टेबल क्रिएट करने हैं, जिसके ये एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। एयरपोर्ट नेम का टेबल क्रिएट करना है तो लिखेंगे क्रिएट कर दो टेबल का नेम क्या है, एयरपोर्ट, ठीक है। और आगे उसके एट्रीब्यूट जो हमने रखे हैं वो हैं एयरपोर्ट नेम, चेक इन, फ्लाइट इन्फो, ये एट्रीब्यूट के नेम होंगे उस टेबल के। और उसकी टाइप कौन सी, जैसे एयरपोर्ट है उसकी टाइप क्या होगी, इस एट्रीब्यूट की टाइप होगी कैर, और लेंथ होगी 4, नॉट नल जो ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। इस तरह हम दूसरा एट्रीब्यूट दे रहे हैं नेम, वाट कैर उसकी टाइप है 20, उसकी लेंथ है। इसी तरह चेक इन थर्ड एट्रीब्यूट है, वार कैर उसकी टाइप है 50 उसकी। इसी तरह ये एक नीचे एक और एग्जांपल है क्रिएट टेबल प्रोग्राम, उसके नीचे है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सेम उसी तरह है। कोई भी एक एग्जांपल आप अच्छे से देख लें और आपको टेबल क्रिएट करने का कहा जाए तो आपने इस तरह टेबल क्रिएट करना है। स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो रहा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये सारे उसके एट्रीब्यूट हैं। स्टूडेंट आईडी जो एट्रीब्यूट है उसकी टाइप कैर है, 5 उसकी लेंथ है। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है। लेक्चर नंबर 27 पे आगे यहाँ पे आल्टर टेबल स्टेटमेंट जो है ये आपने करनी है, ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आल्टर टेबल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, जो पहले से हमारे पास टेबल क्रिएट होता है, अगर उसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, टेबल के डेफिनेशन में चेंज करना चाहते हैं, उसमें न्यू एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी चेंजिंग करनी है पहले से बने हुए टाइप में ऑलरेडी टेबल में, तो हम आल्टर टेबल स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। अंडरलाइन कर लेंगे। पर्पस ऑफ आल्टर टेबल स्टेटमेंट इज़ टू मेक चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड थ्रू क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट से पहले से ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, उसमें हम चेंज ही करनी है, तो उसके लिए हम आल्टर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये ऐड टेबल ऐड ड्रॉप एट्रीब्यूट के लिए यूज़ होता है, इसमें कंस्ट्रेंट भी एट्रीब्यूट्स पे लगाए जा सकते हैं। ये आपने याद रखना है कि इससे आल्टर टेबल स्टेटमेंट जो उसका पर्पस क्या है, ऐड ड्रॉप, ये इसका नीचे उसके 4 पर्पसेस बताए हुए हैं। आल्टर टेबल के क्या पर्पस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये आपने करना है। फर्स्ट पर्पस है कि हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को अल्टर कर सकते हैं, चेंज मतलब कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और 4 है कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, कॉलम का हम नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द डाटा मैनिपुलेशन इज़ यूज्ड टू रिट्राइव, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अंडरलाइन कर लें। डाटा मैनिपुलेशन DML किस लिए यूज़ होती है, डाटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। और उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको हम रिट्राइवल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंसर्ट उसमें कुछ कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मज़ीद डाटाबेस में, और उसमें से इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट SQL की DML जो है ना, इसकी 2 टाइप्स हैं, ये भी आपने याद रखना है, एक प्रोसीडरल है और दूसरी नॉन प्रोसीडरल है। DML की टाइप्स कितनी हैं या उनको टाइप्स को डिफ़ाइन करें,
ये MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एक प्रोसीजरल है, दूसरी नॉन प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल में क्या है कि यूज़र जो है वो स्पेसिफाई करता है कि उसे कौन सा डाटा चाहिए और कैसे चाहिए, उसको कैसे एक्सेस करना है, ये भी बताता है यूज़र, ठीक है। और जो सेकंड है वो नॉन प्रोसीजरल है, उसमें यूज़र जो है वो ये बताता है कि उसको कौन सा डाटा चाहिए, उसने ये नहीं बताना कि कौन सा डाटा, कैसे एक डाटा को एक्सेस करना है, ठीक है। प्रोसीजरल जो है वो ये भी बताता है कि उसको कौन सा डाटा चाहिए और उसको कैसे एक्सेस करना है, ये भी बताता है। नॉन प्रोसीजरल है जस्ट ये बताता है कि डाटा को कौन सा उसको डाटा चाहिए, ठीक है। नॉन प्रोसीजरल बस ये बताएगा। नेक्स्ट जो है ना वो DML की जो 3 कमांड्स हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, ये आपने याद रखना है, MCQ आएगा। अभी भी क्विज़ में आया हुआ था कि DML की कौन कौन सी कमांड्स हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट और अपडेट, ये याद रखना है। इंसर्ट किस लिए यूज़ होती है, इंसर्ट जो है पहले से टेबल बना हुआ है, उसमें डाटा को इंसर्ट करने के लिए, मज़ीद रिकॉर्ड जो है उसको ऐड करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाएं लेक्चर नंबर 28। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, एग्जांपल्स ही हैं। यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट है और ये ऊपर इंसर्ट इनटू कोर्स, इंसर्ट की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे हम इंसर्ट को कैसे यूज़ करना है, हम कोर्स टेबल जो है उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ये एक रो MG103 उसका कोड है, इंट्रो टू मैनेजमेंट उसका नेम है और नल उसके 2 कंस्ट्रेंट हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू कोर्स टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं ये वाली रो MG103 इंटू टू मैनेजमेंट नल। इस रो को हमने टेबल में इंसर्ट कर दिया है बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। नेक्स्ट ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, ये आने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट DML की जो मोस्ट पॉपुलर और वाइडली लैंग्वेज कमांड जो यूज़ होती है वो सिलेक्ट कमांड है, ठीक है। और दूसरी कमांड जो है वो जस्ट रोज़ पे यूज़ की जाती हैं, ठीक है। रोज़ को सिलेक्ट करने के लिए, रोज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये साथ में कॉलम्स पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ठीक है। और सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होती है सिलेक्ट कीवर्ड से, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये 3 क्लॉजेज पे डिपेंड करती है। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। सिलेक्ट जो एट्रीब्यूट टेबल से सिलेक्ट करने हैं, फ्रॉम जहाँ से जिस टेबल से करने हैं, और वेयर में वो कंडीशन आएगी जिस कंडीशन के थ्रू हमने डाटा एक्सेस करना है। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। फ्रॉम जिस टेबल से हम एक्सेस कर रहे हैं उस टेबल का नेम लिखेंगे फ्रॉम के आगे, और वेयर के साथ आगे कंडीशन लगाएंगे जिस कंडीशन के थ्रू हम जो डाटा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो डाटा हम एक्सेस करेंगे। यहाँ से ये MCQs बन रहे हैं, अभी भी क्विज़ेज़ में आए थे, नेक्स्ट भी चांसेस हैं कि एक क्विज़ इसमें से आ जाएगा MCQs, तो इसको अच्छे से करना है। वेयर क्लॉज जो है वो रोज़ पे अप्लाइड होता है, रोज़ पे ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और वेयर क्लॉज जो है वो ऑप्शनल होता है, अगर ये वेयर क्लॉज हम यूज़ ना करें तो टेबल की सारी रोज़ जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सिलेक्ट क्लॉज जो है वो मैंडेटरी है, वो तो आना ही आना है, ठीक है। और फ्रॉम क्लॉज जो है वो सिलेक्ट क्लॉज को फॉलो करता है, और जो वेयर क्लॉज है वो फॉलो करता है फ्रॉम क्लॉज को, और वेयर क्लॉज जो है वो ऑप्शनल है। ये भी हो सकता है कभी लिखा हो और कभी ना लिखा हो कि ये MCQs इसके लिए है, इसको अच्छे से देखना, एक MCQs आएगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स दी हुई है टेबल बना के। गेट द डाटा अबाउट स्टूडेंट के वो, ठीक है। ये एक स्टूडेंट टेबल है, वहाँ से हम डाटा एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक मीन मैनी, सेलेक्ट मैनी, जब मैनी कहेंगे ऑल रोज जो है वो सिलेक्ट हो जाए, ऑल कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से हम कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल से,
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से ऑल कॉलम जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आउटपुट आ गई है स्टूडेंट टेबल के ऑल एट्रीब्यूट्स। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टैटिक का मीन्स है मैनी, मतलब कि अगर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट के नेम देते तो वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ही हमें यहाँ पे नज़र आने थे। और यहाँ पे स्टैटिक का मतलब है ऑल एट्रीब्यूट, तो हमें ऑल एट्रीब्यूट स्टूडेंट टेबल के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी सिलेक्ट स्टेटमेंट की एग्जांपल है। यहाँ पे उसने सिलेक्ट के साथ जो एट्रीब्यूट उसने रिट्राइव करने हैं, जो एट्रीब्यूट्स आउटपुट में देने हैं, उसके नेम स्पेसिफाई किए हैं। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट और प्रोग्राम नेम जो है वो, तो ये देखें आउटपुट में शो हो गया। नेक्स्ट, ये सारी एग्जांपल्स ही हैं उसी तरह जैसे मैंने ऊपर बताया। यहाँ पे फिर वेयर क्लॉज आ गया। वेयर क्लॉज जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और वेयर क्लॉज का शॉर्ट क्वेश्चन पहले भी पास पेपर्स में आया हुआ है और उम्मीद है कि आ सकता है। फिर यहाँ वेयर क्लॉज क्या करता है, रोज़ पे अप्लाई होता है, ठीक है, और फ्रॉम टेबल को फॉलो करता है, ठीक है। ये यहाँ पे वेयर की डेफिनेशन बन गई है, ये आपने करनी है। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, पहले भी आई हुई है, सारी अंडरलाइन कर लें। वेयर क्लॉज जो है, वेयर कीवर्ड जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, यस नो ट्रू फॉल्स, इस तरह से ये आउटपुट देगा। नेक्स्ट 29 लेक्चर यहाँ पे है, ये कुछ भी नहीं है, एग्जांपल्स ही हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाएं, यहाँ पे भी ये एग्जांपल दी हुई है सेलेक्ट की। सेलेक्ट जो है स्टेटमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। ये देखिए, सेलेक्ट स्टैटिक मैनी मतलब ऑल कॉलम ऑल एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कहाँ से, सप्लायर टेबल से ऑल एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हैं। वेयर जहाँ पे कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दिया है कि सप्लायर नेम जो है वो इक्वल है IBM, वही डाटा आएगा इस टेबल में। सप्लायर टेबल से मैंने ऑल एट्रीब्यूट सेलेक्ट हैं, उनमें से वही डाटा आएगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। नेक्स्ट, ये भी एग्जांपल है सेलेक्ट की। डिस्प्ले ऑल कोर्सेज ऑफ MCS प्रोग्राम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट उसने क्या किया, ये एट्रीब्यूट 3 एट्रीब्यूट जो हैं ये सिलेक्ट किए हैं, कोरस कोड, कोरस नेम, प्रोग्राम नेम। कहाँ से, फ्रॉम कोरस से, कोरस टेबल है वहाँ से उसने ये 3 एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हैं। वेयर जहाँ कंडीशन ये सेटिस्फाई कर लिया। प्रोग्राम नेम जहाँ जहाँ इक्वल होगा MCS के, इन एट्रीब्यूट्स में जहाँ जहाँ प्रोग्राम नेम इक्वल टू MCS है वो एट्रीब्यूट्स में आउटपुट में हमारे पास आ जाएंगे। कहाँ से, फ्रॉम कोरस टेबल। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा। एक एग्जांपल को ये अच्छी तरह देख लें तो दूसरी एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 30 पे आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएं, हम ज़्यादा नीचे आ गए हैं। फंक्शंस इन SQL, ऑर्डर ऊपर आए, ऊपर ऑर्डर बाय क्लॉज। ये ऑर्डर बाय क्लॉज की 1-2 लाइन है, ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रख लें कि ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है। ऑर्डर से ही पता चल रहा है कि ये चीज़ों को ऑर्डर में लेके आएगा, ठीक है। और ये ऑर्डर बाय क्लॉज जो है ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ करते हैं। और सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, इन तीनों को पहले हम लिखते थे सेलेक्ट स्टेटमेंट, अब इसके नीचे ऑर्डर बाय क्लॉज भी आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर करेगा चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट आ गया फंक्शंस इन SQL। फंक्शंस इन SQL में डेफिनेशन है,
ये थोड़ी सी कर लें। फंक्शंस वन वर्ड कमांड होती हैं और सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। और फंक्शंस इनपुट लेते हैं, इनपुट पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन है, ये आप कर लें। और यहाँ पे फंक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बिल्ट इन फंक्शन एक होते हैं, दूसरे होता है यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र डिफाइंड करता है, ठीक है। ये करना है। नेक्स्ट फंक्शंस की कैटेगरीज आ गई हैं। ये कैटेगरीज याद रखें, कैटेगरीज पूछ सकते हैं फंक्शन की कैटेगरीज क्या हैं। यहाँ कैटेगरीज के नाम लिखें, मैथमेटिकल, स्ट्रिंग, डेट सिस्टम और कन्वर्जन। नेक्स्ट आ गया एग्रीगेशन फंक्शन। इसकी ये एक लाइन काट लें, MCQs में पूछा जा सकता है। एग्रीगेट फंक्शन जो है सेट ऑफ रोज पे ऑपरेट करते हैं और सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन के भी कुछ फंक्शन है। ये एवरेज फंक्शन जो है, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, सम, ये एग्रीगेट फंक्शन है। ये पूछा जा सकता है मिन जो है वो किस लिए यूज़ होता है, कॉलम में मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, और मैक्स कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये बस MCQs के लिए याद रख लें। नेक्स्ट ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसको अच्छे से कर लें, पहले भी पास पेपर्स में आया हुआ है। ग्रुप बाय क्लॉज जो है ये भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, ग्रुप से ही पता चल रहा है मल्टीपल चीज़ों का मजमुआ, ग्रुप एक, ठीक है। तो ये क्या करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करता है, तो ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। ग्रुप बाय क्लॉज जो है इसको हम लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम वेयर के नीचे आएगा ये ग्रुप बाय क्लॉज। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जब हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे, साथ में हम जब हम सेलेक्ट पे आएंगे तो सेलेक्ट में हम ये कॉलम 3 सेलेक्ट किए हैं, उसके आगे हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर रहे हैं। जब ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे तो सेलेक्ट कॉलम्स के आगे एग्रीगेट फंक्शन होगा, ठीक है। मिन, मैक्स, सम, काउंट, ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आ गया हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज जो है इसको भी हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर नीचे हम लिखते थे ग्रुप बाय क्लॉज, और ये हैविंग क्लॉज जो है ये ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कम्बिनेशन में यूज़ होता है। तो ये हैविंग क्लॉज जो है इसको एंड पे यूज़ करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। ये 1-2 लाइन है, ये आपने करनी है कि हैविंग क्लॉज जो है उसको नियर एंड ऑफ SQL यानी कि लास्ट पे लिखते हैं। और मे और मे नॉट यूज्ड, हैविंग क्लॉज को यूज़ कर लो ना कर लो कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बिकॉज हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन जो ऊपर लिखेगा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। ये देखें हैविंग फंक्शन जो है ये हैविंग क्लॉज जो है ये लास्ट पे आ, और हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो ज्वाइन है ये आपने याद रखनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ज्वाइन के नेम, इनर ज्वाइन, आउटर, फुल आउटर, सेमी, नेचुरल ज्वाइन, इनके नेम याद रखने हैं। डिटेल में इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे कार्टेशियन की ये डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन किया, ये करनी है 1 आवर। ये फिर ऊपर चला गया, कार्टेशियन की डेफिनेशन करनी है। और यहाँ पे एक लाइन है इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में वही कॉलम सेलेक्ट होंगे जिन कॉलम के नेम जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, MCQs में भी आ सकती है। और अगर कार्टेशियन के डेफिनेशन आए तो आपने ये दोनों 2-3 लाइनें जो हैं कन्वाई हैं ये आपने लिख देनी है। बस हम इधर तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 31 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।